मैडॉक के हॉरर सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक और नई मूवी यानी थामा आज रिलीज हो चुकी है और इस मूवी को लेके एक्साइटमेंट कम बल्कि इसके अंदर कितने आइटम सॉन्ग होंगे उसका अंदाजा ज्यादा लगाया जा रहा था। और पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस यूनिवर्स की सिर्फ दो ही मूवी यानी स्त्री का पहला और दूसरा पार्ट ही अच्छा लगा था। बाकी की जितनी भी मूवीज आई है वो मेरे लिए तो एवरेज के आसपास ही रही है और ये मूवी भी कुछ हद तक वैसी ही रही। मूवी को डायरेक्ट किया है आदित्य सरपोतदार ने, जिन्होंने इससे पहले मुंजिया भी बनाई थी और मुंजिया भी मुझे एवरेज ही लगी थी। सबसे पहले बात करें इस मूवी के पॉजिटिव्स की, क्योंकि काफी कम है और जल्दी ही निपट जाएंगे। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही है इस मूवी का कि ये इस यूनिवर्स के फ्यूचर को आपके सामने काफी अच्छी तरीके से पेश करती है या फिर टीज करने का काम करती है और बहुत ही अच्छी तरीके से आने वाली मूवीज यानी कि भेड़िया 2 और असेंबल की जो मूवी आने वाली है उसको काफी अच्छी तरीके से सेटअप कर देती है। दूसरा बड़ा पॉजिटिव है नवाजुद्दीन। हालांकि मूवी के अंदर उनको उतना ही कम यूज किया गया है जितना रश्मिका के ब्लाउज को बनाने के लिए कपड़ा यूज किया गया था, पर इसके बावजूद भी स्क्रीन के ऊपर उनको एक नेगेटिव और फनी शेड में देखना काफी अच्छा ही लगता है। और तीसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है वो ये है कि ये मूवी आप इंटरवल के बाद भी जाके देख सकते हो अगर आपने ट्रेलर देखा है तो। जी हाँ, मूवी के अंदर कहानी ऐसी कोई खास है नहीं और ट्रेलर में ही ज़्यादातर चीज़ों को रिवील कर दिया गया था, पर इसके बावजूद भी मूवी का फर्स्ट हाफ जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी ट्रेलर में हमको देखने को मिला वो तो एटलीस्ट हो ही जाएगा, यानी कि आयुष्मान खुराना का बेताल बनना या फिर वैम्पायर बनना, वो फर्स्ट हाफ के अंदर ही ये लोग दिखा देंगे। पर मूवी का फर्स्ट हाफ बहुत ही फ्लैट चलता है जहाँ पे ह्यूमर ऐड करने की कोशिश की गई है, पर वो जोक जो भी है वो आपको हंसाने का काम तो नहीं करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आप तरस खा के एक दो जोक पे हंस दो, बाकी मेरे लिए तो ज्यादातर इस मूवी के जो जोक्स थे वो बॉर्डर लाइन क्रिंजी साबित हुए। जहाँ फर्स्ट हाफ में आयुष्मान सुन नहीं पाता और तब जो डायलॉग्स के बीच में यहाँ पे जोक्स ऐड किए गए हैं वो जेन्युइनली फनी थे। इसके अलावा मूवी में ज्यादातर जितने भी जोक्स यहाँ पे ऐड होते हैं वो सभी ऐसे हैं कि 8 में से 2 जोक पे आपको हंसी आएगी और वो भी ऐसी नहीं कि आपको थिएटर से निकलने के बाद वो जोक याद रहेंगे। तो इस तरह का कुछ ह्यूमर यहाँ पे ऐड किया गया है और हॉरर तो मूवी के अंदर ना के बराबर ही होता है, वैसा ही कुछ हिसाब किताब यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और अब आ जाते हैं मूवी के नेगेटिव्स के ऊपर। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर नेगेटिव मुझे कोई लगा तो वो है इसकी राइटिंग। जहाँ ये पूरी मूवी अपने आप में एक बेसिक कहानी तो आपके सामने रखती है जिसको इस यूनिवर्स की हर मूवी में टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है, तो साथ ही एक अच्छा खासा सेटअप भी लेके चलती है और इस सेटअप को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश करके इसके आगे की कहानी भी ऐड की जा सकती थी। पर 2.5 घंटे लंबी इस मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ पूरा ही फ्लैट चला जाता है। जैसा मैंने बोला, मूवी के अंदर ना कोई प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा और ना ही कोई रेफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और उससे टोटल ऑपोजिट इस मूवी का सेकंड हाफ है जहाँ पे आपको भर भर के कैमियोस देखने को मिलेंगे, भर भर के कहानी को सेटअप किया जाएगा और ये जो बेताल या वैम्पायर की लोर इन्होंने क्रिएट की है उसको भी सेकंड हाफ में ही आपके सामने रखा जाता है या समझाया जाता है, जिसके चलते फर्स्ट हाफ में आपको ना के बराबर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। पर हाँ, रश्मिका के डीप ब्लाउज अगर आपको देखने हैं तो फर्स्ट हाफ में आप वो एंजॉय कर सकते हो मेरी तरह। डीप ब्लाउज से याद आया, मूवी के अंदर 3 आइटम सॉन्ग्स ऐड किए गए हैं जिसमें से 2 तो मूवी के बीच में ऐड होते हैं और तीसरा जो गाना है जो रश्मिका का है उसको मूवी के एंडिंग में ऐड किया गया है, जिसे आप देखो या ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आप पूरी मूवी में उसको डीप ब्लाउज में ही देखते हो। और ये क्या वियर्ड डिसीजन था ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि इस बेताल कबीले के अंदर और भी औरतें आपको देखने को मिलेगी और उन सभी के कपड़े ठीक ठाक ही रखे गए हैं सिर्फ रश्मिका को छोड़ के। खैर, अपने को क्या, कोई अपनी फैंटेसी ही पूरी कर ले इसी बहाने। अब मूवी के अंदर बहुत से लूप होल्स भी ऐड होते हुए आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे कैरेक्टर की राइटिंग भी इनकंसिस्टेंट तो है ही, पर प्लॉट भी वैसा ही चलता है। जहाँ पे फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है बेतालों के इन कबीले से बच के भाग निकलता है रश्मिका के साथ और वो शहर पहुंच जाते हैं। अब क्लाइमेक्स में जब वो उस कबीले में वापस जाता है तो उसको जादुई पेड़ से होते हुए निकलना पड़ता है। हो सकता है कि VFX के कुछ शॉट्स बच रहे होंगे इनके बजट में तो उन्होंने डाल दिया। और इसी तरह से कुछ रश्मिका के कैरेक्टर को लिखा गया है जहाँ पे मैं इंसान हूँ या गधा, इस लाइन को भी उसको समझाना पड़ता है, इतनी भोली भाली वो दिखाई गई है। पर वहीं नवाजुद्दीन का कैरेक्टर जो पिछले कई सालों से गुफा में कैद है वो प्रॉपर स्लैंग में शायरियां मारते हुए बात करेगा। मतलब गुफा में रह के मॉडर्न हो सकते हैं पर जो बाहर आजाद घूम रहा है वो मॉडर्न नहीं हुआ। और इनके कबीले के जो नियम यहाँ पे दिखाए गए हैं वो भी कोई सेंस नहीं बनाते। जहाँ पे एक मोमेंट पे रश्मिका का कैरेक्टर बोलता है कि मैं इस कबीले को छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है, और दूसरे ही मोमेंट वो आयुष्मान के साथ भाग निकलती है। इंसानों का खून पीना है या नहीं पीना, इस नियम को मूवी में कई बार बनाया और तोड़ा भी जाता है। और आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर जो पूरी मूवी में एक डैमसेल इन डिस्ट्रेस का रोल प्ले कर रहा है वो मूवी के एंडिंग में अचानक से इस कबीले का सरदार बन जाता है और 2-3 डायलॉग मार देता है कि हमारा युग आएगा, ये आएगा। भाई, तुझे ढंग से इन लोगों के बारे में पता भी नहीं है और तू डायलॉग मार रहा है। तो ये सारी चीजें मूवी के अंदर थोड़ा सा ऑफ आपको लगेगी, पर जैसा मैंने बोला कि अगर आपको ये यूनिवर्स पसंद है
तो मूवी के अंदर आपको कैमियोस देखने को मिलेंगे और ना सिर्फ कैमियो बल्कि इस यूनिवर्स के फ्यूचर को काफी अच्छी तरीके से सेटअप कर देते हैं। अब कैमियो तो इन्होंने ट्रेलर में ही रिवील कर दिए थे, तो भेड़िया का कैरेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, हैंड ऑफ गॉड यानी कि अपने कटप्पा भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और जना का कैरेक्टर भी यहाँ पे डाला गया है। तो इन सभी कैमियोस के चलते मूवी का सेकंड हाफ जो है उसका एक्सपीरियंस काफी अच्छा हो जाता है। पर साथ ही 125 करोड़ में बनी हुई ये मूवी आपको ढंग का कोई भी एक्शन यहाँ पे दे नहीं पाती। जहाँ मूवी के अंदर जितने भी एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेंगे उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं आपको वायर वर्क देखने को मिल जाएगा, मतलब कि कैरेक्टर हवा में फेंका जा रहा है या फिर उड़ के जा रहा है तो आपको साफ पता चल जाता है कि भाई इसको टंगाया गया है कहीं पे। तो इस तरह की मिस्टेक जब आप स्क्रीन के ऊपर देखते हो और बड़े पर्दे पे तो ये सारी चीजें और भी क्लियर दिखती है। तो इसी के साथ ये था मेरा ओपिनियन इस मूवी को लेके। तो अगर आपको ये यूनिवर्स इतना ही ज्यादा पसंद है कि इसके फ्यूचर के लिए आप थिएटर में जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, वरना मैं एडवाइस यही दूंगा कि स्ट्रिक्टली वन टाइम वॉच के हिसाब से आप OTT का वेट कर लेना। दिवाली पे अपने पैसे सही जगह पे फूंकना, मतलब पटाखे मत फोड़ना, कहीं और लगाना। और आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मिलता हूँ इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक कीप बीइंग फिक्शन फैंस। और हाँ, दिवाली पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या ही कर रहे हो।